नमस्ते। देवभूमि भारत की श्रृंखला में आज हम लोग एक अन्य विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है कि वे कौन थे जो यहाँ पे जिन्होंने भारतवर्ष को बसाया या जो भारतवर्ष में बस गए। इन दोनों बातों में एक अंतर है। अंतर ये है कि जब हम ये कहते हैं कि जो भारतवर्ष जिन्होंने बसाया, मतलब वो थे यहीं के लोग थे जिन्होंने इसको जिनकी संतानें यहाँ पे उत्पन्न हुई, फैली, सभ्यता पनपी, और दूसरे की जो भारत में बस गए, यानी जो बाहर से आए और उन्होंने भारत को अपना देश बना लिया। तो ये बड़ी फेमस है। इसको तो आर्यन इन्वेशन थ्योरी, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, अन्य अन्य नामों से हम लोग जानते हैं। लेकिन पहले वह शब्द जिसको हम लोग भूल चुके हैं, और भूल चुके इसलिए हैं क्योंकि उस शब्द को बहुत ही डिस्टॉर्ट कर दिया गया। तो अक्सर हम लोग ये सुनते ही हिंदुत्व, इंडियंस कौन थे? हिंदू थे। इंडिया में कौन रहते थे? हिंदुस्तान था, हिंदवी थे। अब यदि हम इंडियन शब्द को इसलिए डिस्कार्ड कर रहे हैं, और सही भी है क्योंकि इंडियन शब्द डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि बाहर वाले हमको इस नाम से बुलाते हैं। तो ऐसा होता है हर व्यक्ति के साथ। कहते हैं ना, घर का नाम क्या है और तेरे स्कूल का नाम क्या है। तो इंडियन शब्द इंटरनेशनली शायद उनके लिए, उनकी भाषा के लिए सरल है, उनकी जुबान पे चढ़ा हुआ है, वो एक बात है। किंतु भारतवर्ष में हम अपने आप को हमेशा भारत और भारतवासी और भारतवर्ष के रूप में जानते थे, और जानना चाहिए क्योंकि वो हमारी पहचान है। तो उसी प्रकार से हमें हिंदू कौन बुलाते थे? भारतवर्ष में ये नहीं कहा जाता था कि हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व तो है, लेकिन हिंदू हैं ये शब्द नहीं था हमारे पास। ये बाहर वालों ने हमें दिया था, क्योंकि इंडिया, सिंध से, सिंधु नदी से इंडस बना, इंडस रिवर, इंडस से इंडियन, इंड से हिंद से हिंदू। तो ये अब उनकी जवान की समस्या है। लेकिन हमारे यहाँ आप ये नहीं पढ़ेंगे कि हिंदू की ये भूमि या हिंदू लोग रहते थे। और दूसरा शब्द भी आजकल नया उपयोग में आने लगा है। हिंदू शब्द को भी लोग बहुत प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसके साथ एक और कनोटेशन जुड़ गया है। तो दूसरा शब्द है सनातनी। अब ये शब्द भी नया है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसकी समस्या ये है कि जैसे हम कहते हैं सनातनी, तो हम सनातन को सीमित कर देते हैं। यानी कुछ लोग हैं जो सनातनी है। सनातन सभ्यता बहुत अद्भुत है, विशाल है। तो हम लोग अपने को किस नाम से जानते थे? तो अगर हम अपने ही शास्त्रों को पढ़ें तो हम देखते हैं कि जिस शब्द से भारतवर्ष में भारतीय स्वयं को जानते थे वो था आर्य। जब ये आर्य शब्द आता है तो दो तीन बातें इससे जुड़ी हैं। पहले छोटी छोटी बातों को हम लोग सही कर लें, उसके बाद इन्वेशन थ्योरी और आर्य शब्द के अर्थ पे आएंगे। आर्य शब्द से एक बात जो जुड़ी होती है कि आर्य जो थे वो एक आर्य थे और एक द्रविड़ थे। लेकिन आर्य सभ्यता में आर्य और द्रविड़ नहीं माना गया है। आर्य सभ्यता में आर्य और अनार्य माना गया है। अब पहले जब पढ़ोगे, इवन पुराने समय में आचार्य चतुर्सेन के नॉवेल है और भी कई जगहों पे जो पुराने उनका उल्लेख करते हैं, तो अनार्य शब्द यूज होता है। और आर्य अनार्य का वैसे ही ये डिस्टिंक्शन है जैसे धर्म अधर्म, स्वतंत्र स्वच्छंद। और इन शब्दों के बहुत अद्भुत अर्थ हैं जो आज तक, इनको अगर हम सच में सही ढंग से समझ जाएं और उपयोग करने लगें तो जीवन बिल्कुल अलग टर्न ले लेगा, समझ आ जाएगी। जैसे अब अनार्य कौन है? उस समय भी अनार्य थे। तो अनार्य कौन थे? एक सभ्यता थी जिसको हम आर्य सभ्यता से भी अधिक संस्कृति, और वे जो उस संस्कृति के अनुसार नहीं थे, अब कैसे थे वो, उसकी बात होगी, तो वे अनार्य कहे जाते थे। ये दोनों एक ही जगह पाए जाते थे। इसके लिए आपको कोई बाहर से इन्वेट करने की जरूरत नहीं है। इसी सभ्यता के अंदर एक विकास हुआ, और विकास के द्वारा कुछ ऐसे लोगों ने एक उच्चतम, उत्कृष्ट अपने लिए एक आइडियल रखा, एक आदर्श रखा। होता है ऐसा कि एक ग्रुप ऑफ लोग हैं जो उनके अंदर एक कई कारणों से एक जागृति आई, उनके अंदर एक विवेक जगा। अभी हम लोग क्या कहते हैं? अभी हम लोग कहते हैं ना कि ये बुद्धिमान है और ये दुर्बुद्धि है।
अब ये थोड़ी कि बुद्धिमान लोग बाहर से आए और उन्होंने कुछ दुर्बुद्धि लोगों पे आक्रमण करके उनको दूर ले गए। ये डिस्टिंक्शन मनुष्यों के अंदर होता है और ये होना, ये समझना जरूरी है। हम लोग कहते हैं ना ये पशु जैसा है, तो अब पशु जैसा ये नहीं है कि जो मनुष्य हैं वो कहीं और से आए और यहाँ पे पशु जैसे लोग रहते थे। इसका अर्थ केवल इतना है कि मनुष्य, सारे मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं और सृष्टि में ये विविधता और भिन्नता है, लेकिन कोर में सब दिव्य है। ये भारतवर्ष की सनातन धर्म की सभ्यता है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि अपने एसेंस में, सार में जाएंगे तो केवल मनुष्य नहीं, जड़ तक उसके अंदर भी दिव्यता छिपी है। कीट पतंगों में दिव्यता है, मट्टी के अंदर दिव्यता है, पत्थरों में दिव्यता है। वो एक उसके सार का सत्य है। लेकिन जैसे ही हम सृष्टि की ओर देखते हैं, प्रकृति में देखते हैं, तो प्रकृति में भिन्न भिन्न गतियां हैं। उसी प्रकार कहते हैं तामसिक मनुष्य होता है, राजसिक मनुष्य होता है और सात्विक मनुष्य होता है। ये सब बातें बाद में होंगी, लेकिन पहले आर्य और अनार्य का कोई रिलेशन नहीं है कि कोई बाहर से आए। अगर उनके बीच युद्ध हुआ भी, तो अभी मैं ये नहीं, उस पर आ भी नहीं रहा हूँ, इन्वेशन होते थे, युद्ध हर जगहों पे होते थे। घर में कलह होती है, तो घर में जब लड़ाई होती तो आप ये नहीं कह देते हो मोहल्ले में लड़ाई हो रही कि ये तो दूसरे मोहल्ले से आए है, तो दूसरे देश से आया है। ये होती है क्योंकि जब भी सभ्यता विकसित होती है किसी भी सभ्यता में, अब आप देखेंगे ग्रीस में जो बहुत फेमस युद्ध हुआ था, ट्रोजन वार हुआ था। तो ट्रोजन वार क्यों हुआ था? ट्रोजन वार इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे एक तबका जो था बहुत विकसित हो गया था। जो राजा प्रायम और उसकी जो लोग थे, मतलब अगर आप उनको देखो तो बहुत ही विकसित, हर तरह से, कल्चर में, समाज, हर दृष्टि से विकसित थे। और बाकी सारा जो ग्रीस था वो सब, वो ग्रीस के नाम से नहीं जानते अपने आप को, लेकिन वो ट्राइब्स थी, वो विकसित नहीं हुए थे। तो इन दोनों के बीच युद्ध होता है क्योंकि ये दोनों की जो सोच है, समझ है, प्रकृति है, जीवन के प्रति जो उनकी दृष्टि है वो अलग है। दृष्टिकोण का अंतर है। जैसे अब भारत में भी कई आइडियोलॉजीज हैं, डिफरेंट दृष्टिकोण हैं। तो ये थोड़ी कहा जाता है कि ये बाहर से आया व्यक्ति, ये यहीं का है, इसकी दृष्टिकोण अलग है। तो पहली चीज ये कि आर्यों का दृष्टिकोण अलग था। अब वो क्या था ये हमको जानना है, इसके पहले कि हम जजमेंटल हो जाए। दूसरी चीज जो हमको समझनी है कि ये जो शब्द हैं इनका आज कैसे उपयोग होता है और उस समय कैसे उपयोग हुआ। अब इसमें कुछ अंग्रेजी के टर्म्स हैं, रेस, सिविलाइजेशन, कल्चर, ये तीनों भिन्न शब्द हैं, दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। रेस, रेसिज्म, रेसिस्ट आजकल बहुत आता है। रेस का अर्थ है जो भौतिक शारीरिक दृष्टि से और बाहरी आदतों से, परंतु मूलतः शारीरिक दृष्टि से जो भिन्न है। तो मंगोल रेस, आप मंगोल्स को देखेंगे तो उनके नाक नक्श अलग हैं। उसी प्रकार से अब निग्रोइड रेस, तो वो बिल्कुल अलग हैं, लंबे चौड़े, अच्छे हृष्ट पुष्ट हैं और चेहरे भी, रंग उनका अलग है। उसी तरह से कॉमन स्टॉक उन्होंने बना दिया इंडो यूरोपियन, बट एक्चुअली अगर आप देखें यूरोपियन, तो वो रेस का अर्थ केवल इतना होता है कि आप शरीर के गठन, उसकी बनावट, उससे लोगों के बीच में जब अंतर होता है उस पर जब आप ध्यान देते हो तो आप उसको कहते हो ये इस रेस का है। रेसिज्म एक अलग चीज़ है। रेसिज्म होती है जहाँ आप कहो कि गोरा ज़्यादा ऊपर सुपीरियर है और काला नीचे, वो रेसिज्म हो गई। किंतु संसार में अलग अलग रेसेस हैं, ये आप फिजिकल फैक्ट है, डीएनए की स्टडीज़ बता देंगी और कुछ नहीं तो। लेकिन रेसिज्म होती है जब कोई रेस अपने आप को कहती है मैं सुपीरियर हूँ। तो ये जो रेस है ये होती है फिजिकल। दूसरी होती है कल्चर, दूसरी होती है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या होती है? सभ्यता। सभ्यता के जो मापदंड हैं वो अलग होते हैं। सभ्यता के मापदंड होते हैं कि आपके जो कैनाल्स हैं, जो रोड्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह का है, क्या वो डेवलप्ड है, तो उसके हिसाब से हम कहते हैं सिविलाइजेशन। जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन या मॉडर्न यूरोपियन सिविलाइजेशन सिविलाइज्ड कहा जाता है क्योंकि उनकी सभ्यता ने इस तरह की चीज़ें विकसित कर दी हैं। ओपन ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सब क्लोज्ड है, सड़कें बड़ी चौड़ी हैं, पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है तो उसको पहले दे दिया जाएगा रास्ता। इन सब चीज़ों की व्यवस्था है, एक अच्छी सी व्यवस्था, ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो होती है सभ्यता। और तीसरी होती है संस्कृति। अब देखिए, आप इस दृष्टि से देखेंगे तो संसार अलग दिखाई देने लगे। संस्कृति इस सबसे ऊपर है। संस्कृति है आपका जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है और आपका अपने प्रति क्या दृष्टिकोण है, जिससे आपका जीवन निर्वाह करते हैं, जिसके आधार पर आप अपने जीवन को चलाते हैं। अब देखिए,
हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप है या कोई राष्ट्र है वो सभ्यता के मापदंड पे बहुत विकसित हो, लेकिन संस्कृति के मापदंड पे बहुत नीचे हो। अब हमारे रामायण में इसका उल्लेख आता है। अगर आप केवल सभ्यता के मापदंड से देखते तो किष्किंधा वास्तव में अंडर डेवलप्ड था, लेकिन और रावण की लंका तो बहुत डेवलप थी। हर किसी के पास रोटी, कपड़ा, मकान, गुजारा, सोना सब कुछ था। बेस्ट हीलर भी थे उनके यहाँ। संस्कृति के माध्यम से आप देखेंगे अगर किष्किंधा को, तो किष्किंधा अयोध्या अपीयर्स हायर ऑन द स्केल देन लंका। तो ये सब शब्द अलग अलग हैं। आर्य एक संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है। तो जब ये हमको कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन में वो क्या दिखाते हैं हमको, जो हम लोग पढ़ते थे, वो यहाँ पॉट्स देखो ऐसे थे, यहाँ पे देखो नाले थे जिसके थ्रू वाटर सीवेज सिस्टम था, यहाँ स्नान घर ऐसा होता था, यहाँ घर ऐसे होते थे। ये सिविलाइजेशन ठीक है, अच्छी बात है अगर आपकी सभ्यता विकसित है, लेकिन ये संस्कृति का मापदंड नहीं है। संस्कृति के ऊपर ध्यान नहीं गया, क्योंकि संस्कृति में क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने संस्कृति को समझना शुरू किया भारतवर्ष की, तो उनको कुछ समझ नहीं आया कि क्या प्रैक्टिसेस है। उनकी संस्कृति से इतनी भिन्न थी जिन लोगों ने इंटरप्रेट किया, तो उन्होंने सीधा ये कहने लगे इनकी तो संस्कृति बड़ी कोई बचकानी थी, क्योंकि ये तो पेड़ की भी पूजा कर रहे हैं, पत्थर की भी पूजा कर रहे हैं, नदी नाले की पूजा कर रहे हैं, तो संस्कृति को बिल्कुल नहीं समझ पाए। तो आर्य शब्द जहाँ भी आया उसको उन्होंने थोप दिया इसके ऊपर, सभ्यता के ऊपर, इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्य। अब वहाँ से अब तीसरे बिंदु पे आते हैं कि आर्य शब्द के साथ क्या जुड़ गया कि ये आर्यंस बाहर से आए थे। और ये थ्योरी बहुत रीसेंट है, ये 1800 अर्ली 1800 में ये थ्योरी आई थी, और उसका रीज़न हम सब लोग जानते हैं, फिर भी एक बार क्विकली हम लोग दोहरा दें। थ्योरी क्या थी और उसका कारण क्या था। थ्योरी ये थी कि जो आर्यंस बोल के बाहर एक जाति थी, इंडो यूरोपियन कॉमन स्टॉक, तो ये लोग कुछ ईस्टर्न यूरोप के आ गए, कुछ वेस्टर्न उससे आ गए, और ये रशिया, यूक्रेन वगैरह, और ये सब मिलके कॉमन थे। ये इनका बाइफर्केशन हुआ। कुछ चले गए पूर्व की ओर जो यूरोप में बस गए, कुछ चले आए भारतवर्ष में, और उन्होंने भारतवर्ष में जो लोकल नेटिव थे, जो रहते थे बेचारे अच्छे पीसफुल लविंग लोग, उनको इन्होंने मार मार के खदेड़ के भगा दिया, और ये वहाँ पे अपनी सभ्यता बना के बैठ गए। इस थ्योरी में पहले उन्होंने ये थ्योरी क्यों चलाई, अब क्योंकि ये थ्योरी डिस्प्रूव हो गई है, उसके कारण पे हम लोग आएंगे। लेकिन ये थ्योरी क्यों चलाई गई थी, क्योंकि उस समय जब यूरोपियन इन्वेट कर रहे थे भारतवर्ष को, तो उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि एक मॉरल डिलेमा था उनके अंदर, एक नैतिक समस्या हो रही थी कि भाई हम कैसे इन्वेट कर सकते हैं, कि ये तो एक राष्ट्र को, ये राष्ट्र तो उस समय मानते नहीं थे, किंतु यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो रह रहे हैं, हम इनको कैसे इन पर हावी हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक वैसे जैसे हमारे ईशा के 1500 वर्ष पूर्व, उनकी पूरी कहानी ना 5000 ईशा पूर्व से शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है। तो 1500-2000 ईशा पूर्व आर्यंस आए थे और उन्होंने भी इनको विस्थापित किया। तो ये ओरिजिनल है नहीं। अब सोचिए कोई अमेरिकन्स को अगर इस तरह से विस्थापित करे कि आप तो ओरिजिनल हो नहीं, पहले तो वो जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये जस्टिफिकेशन थी कि यहाँ के हम किसी लोकल्स को कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो उनको विस्थापित कर रहे हैं जिन्होंने औरों को विस्थापित किया था। अद्भुत जस्टिफिकेशन है कि भाई 2 wrongs मेक ए राइट टू स्टार्ट विद। दूसरा, उन्होंने प्रूव कैसे किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे नॉर्थर्न इंडिया में स्टेपी फार्मिंग होती थी। स्टेपी फार्मिंग जो रशिया, यूक्रेन साइड में, तो कहते वहाँ शुरू हुई, फिर यहाँ पे आई। तो ये कौन लोग थे? वही लोग थे जिन्होंने आके यहीं पर ऐसी फार्मिंग की चेष्टा की। और जब वो सदर्न साइड में जाएंगे तो ये सच है कि स्टेपी फार्मिंग उतनी नहीं है, लेकिन केवल वो नहीं है, वहाँ पे हंटर गैदरर्स की भी फार्मिंग है, जो शिकारी होते हैं, जो शिकार करते हैं, वो जिस तरह से अगर खेती करेंगे तो थोड़ा अंतर था। अब ये बड़ी विचित्र थ्योरी है, जैसा टेरेन होगा उस तरह की फार्मिंग होती है। फार्मिंग के कोई रेशियल फीचर नहीं होता है, परंतु उस समय जो भी था, जितनी भी स्टडीज़ थी, उसके अनुसार उन्होंने ये चिपका दिया और हमने इसको स्वीकार कर लिया। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कही, उन्होंने कहा देखो शक्लें पंजाब में
और कश्मीर में देखो गोरे चिट्टे लोग हैं, हमारे यूरोप की तरह गोरे चिट्टे, नीचे देखो साउथ में काले। तो ये तो हो नहीं सकता कि ये दोनों एक ही स्टॉक के हों। ये भी हमको इम्प्रेसिव लगा, हाँ भाई बात तो सही है कि ये तो हुआ होगा। अब कुछ बाद में कुछ हुए, बाद में एडमिक्सचर वगैरह आपको तमिलनाडु में भी और केरला में भी मिल जाएंगे गोरे लोग, श्वेत, तो वो श्वेत अश्वेत, फिर ये ब्राह्मण थे वो, उस पर भी बिल कम। तो ये दूसरा भी बड़ा कन्विंसिंग लगता है। पर तीसरा वो कहते हैं कि आपके जो आर्यन जो मेन ग्रंथ हैं वो ऋग्वेद। अब देखो वो यहीं से उन्होंने अपनी ही पोल खोलनी शुरू की। कैसे पोल खोली? का ऋग्वेद में युद्ध का वर्णन है, बड़े भीषण युद्ध का। किनके बीच में? जो विष्णु के फॉलोअर्स थे, इंद्र के फॉलोअर्स थे, और जो शिव के थे, रुद्र के थे। तो ये तो यहाँ के जो लोग थे वो शिव के फॉलोअर थे। अभी देखो आप सदर्न इंडिया में शिव के फॉलोअर्स हैं, और इधर तो ज़्यादा विष्णु का बोलबाला है, और दोनों में लड़ाई होती थी। तो ये सब तो आपके ग्रंथों में लिखा है इस युद्ध की बात, और आपके ग्रंथों में लिखा है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। कहाँ है सरस्वती नदी? सरस्वती नदी तो कहीं नहीं है। तो सरस्वती नदी कहाँ गई? तो उसका उन्होंने ये कह दिया कि सरस्वती नदी एक ईरान में एक नदी बहती थी, उसको उन्होंने कह दिया सरस्वती नदी। अब प्रॉब्लम शुरू हुई जैसे इन्होंने ऋग्वेद को टच किया। ऋग्वेद की जितनी भी डेटिंग है वो 8,000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व है। इसको आप नहीं नकार सकते हो। तो ये कैसे अब जस्टिफाई करेंगे कि 1,500-2,000 वर्ष पूर्व आए और उन्होंने डिस्क्राइब किया? ऋग्वेद एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, तो ये 10,000 वर्ष पूर्व किसकी बात कर रहे हैं? यानी कम से कम अगर वो कहीं आए भी तो 10,000 वर्ष ईसा पूर्व से यहाँ पे सेटलर्स थे। तो आप कह रहे हो 1,500 वर्ष ईसा पूर्व, तो ये तो बात कुछ बन नहीं रही है। दूसरा उसमें बात हुई कि भाई ये वो उन्होंने संस्कृत को भी ट्विस्ट किया, कहा और संस्कृत भाषा तो एक कॉमन इसका स्रोत है। बड़ी इंटरेस्टिंग भाषा का नाम लिया उन्होंने, PIE, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का एक कॉमन भाषा थी, जिसमें से कुछ यूरोप में चले गए, कुछ संस्कृत में चले गए। और उसका प्रमाण उन्होंने ये दिया कि देखो यूरोप की भाषाओं से और संस्कृत की भाषाओं से कुछ रूट मिलते हैं, स्टैंड है, स्थित है, कई सारे रूट्स हैं उसमें नहीं। तो उन्होंने कहा देखो फिलोलॉजी का एविडेंस है। अब वो समझ नहीं रहते कि वो अपने ही चारों तरफ जाल बुनते जा रहे हैं। आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड। तो उन्होंने कहा देखो इसमें भी, संस्कृत में भी कुछ ऐसे शब्द हैं। मैक्स मुलर जी थे बड़े, उस समय भारतवर्ष में सब यही सोचते थे कि अगर कोई फॉरेन रिटर्न बोल देगा तो वही सही है। तो उन्होंने माना लोगों ने कि अरे ठीक बात है, हम तो यूरोपियन उससे आए, जिसको लेकर के फिर हिटलर आ गया सीन पर। हिटलर ने तो सीधा कह दिया आर्य तो हम ही हैं, असल आर्य। और आर्य शब्द से जो उसने खिलवाड़ किया। तो ये सारे उनके सो कॉल्ड प्रमाण आए और हम लोगों ने स्वीकार किया। इस थ्योरी को, स्कॉलर्स की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अभी योगीज की बात कर रहा हूं। 2 योगियों ने खुले रूप से इसको ललकारा और नकार दिया। एक है स्वामी विवेकानंद, ही क्लियरली डिबंक द आर्यन थ्योरी। उन्होंने कोई सिस्टमैटिकली नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा ये बेकार की चीज़ है, ये नहीं हुआ है। और श्री अरविंद ने इसको सिस्टमैटिकली जितना कर सकते थे उन्होंने ये किया। और बाद में अब ये प्रमाणित हो गया है कि ये थ्योरी सब गलत थी। कैसे? स्टेप बाय स्टेप। स्टेपीज की जो फार्मिंग है, हम लोग कहते हैं भैया साउथ में भी होती है और इस फार्मिंग का कोई लेना देना नहीं है। तो अब जीन्स हम स्टडी करेंगे, अब जेनेटिक स्टडी अवेलेबल है, तो जीन्स की स्टडी करेंगे, देखेंगे जो स्टेपी फार्मर्स थे ऊपर वाले, और ये जो हमारे नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स हैं और जो यूरोप में हैं, इनकी जीन्स मिलती हैं कि नहीं, कितनी मिलती हैं। उन्होंने जीन्स स्टडी की तो उन्होंने देखा कि कुछ कुछ मिलती हैं, कई मिलती हैं, ये फैक्ट है मिलती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो देखो प्रमाण है। तो तब एक नई चीज़ हिस्ट्री के अंदर आई कि ये जो स्टेपी फार्मर्स थे, मंगोल्स इत्यादि, ये भारतवर्ष में आए, ऊपर में रहे, ये पूरा हिस्टोरिकल है, इंटरमिंगलिंग हुई। फिर यहीं से ये लेकर बड़ा भयानक कॉन्क्वेस्ट हुआ वहाँ यूरोप का, और वहाँ नरसंहार भी हुए, हार जीत हुई, और वहाँ पे ये जीन्स चली गई, यहाँ से उठा के ले गए, पॉलिनेट हो गया। और अगर आप ये भी कहें कि नहीं कोई मंगोल नहीं आए, तो एक हिस्ट्री तो है कि एशिया से यूरोप में जाके एक बहुत भयानक युद्ध हुआ है, करीब 5,000 वर्ष ईसा पूर्व, हो सकता है डेट्स थोड़ी इधर उधर हों,
और उसके कारण इंटरमिंगलिंग हुई, जीन्स की सभ्यता बदल गई, भाषा बदली, बहुत कुछ बदला। तो अगर मंगोल नहीं गए तो आप ये मान सकते हैं कि आर्यन गए। अब आर्यन अगर गए और जीन्स मिंगल हुई तो क्या हो गई? आर्यन इन्वेशन थ्योरी अपने लट्टू नाचने लगा अपने सिर के ऊपर। वे नहीं आए, हम गए थे। अगर हम गए थे तो जरूर है हमने कोई छाप छोड़ी होगी वहां पे, थोड़ी जेनेटिक छाप छोड़ी और थोड़ी भाषा की छाप छोड़ी, थोड़े हमारे आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे, थोड़ी हमारी सभ्यता के अंश गए। तो अब ये थ्योरी बड़ी क्रेडिबल है जेनेटिकली। और भी जब गए वो जेनेटिक स्टडीज बड़ी, उसमें उन्होंने अलाउंस नहीं दिया जीन्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने एक कौन सी रामगढ़िया वुमेन या राखी गढ़ी, वहाँ की एक औरत का डीएनए लिया, 14 पाकिस्तान जहाँ पे मैक्सिमम इंटरमिंगलिंग हो रही थी उनके डीएनए लिए, बाकी यूरोप के कुछ 40 डीएनए लेके उन्होंने स्टडी की। उस स्टडी में ये सारे डीएनए 8,000 वर्ष 5,000 वर्ष पुराने, ये तो 2,000 वर्ष ईसा पूर्व पुराना है, मतलब आज से 4,000 वर्ष पूर्व। तो यू हैव टू अलाउ फॉर द म्यूटेशंस दैट टेक प्लेस, क्योंकि वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जीन्स चेंज होती हैं। तो वो सब करके जब उन्होंने कोर्स करेक्शन किया तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। और डीएनए स्टडीज अगर आप करो तो एक उत्तर भारतीय का डीएनए और दक्षिण भारतीय का डीएनए, उस दृष्टि से जब आप ये कोर्स करेक्शन करते हो तो सिमिलर है। एक जैसा तो नहीं होगा लेकिन सिमिलर है, तो बल्कि 50% सिमिलर है। बाहर वाले जिनके साथ आप कंपेयर कर रहे हो वहाँ 30% सिमिलर है। तो ये तो जेनेटिक स्टडीज़ की बात हुई। एक कॉमन सेंस की बात फिर आगे की गई कि अच्छा मान लो बाहर से लोग यहाँ पर आए, तो बाहर से अगर लोग यहाँ पे आए तो कोई चीज़ जब एक जगह से बाहर जाती है तो उसकी सबसे बड़ी छाप कहाँ होगी? जहाँ पे वो बनी। हम लोग जब छोटे थे ना, वो चीनी मिट्टी का वो क्या कहते हैं, चाइना क्ले, ये सब मिलता था, या जो भी पॉटरी, या आप कोई और उदाहरण ले लें जो बाहर से यहाँ पर आती है, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? जहाँ जा रही है वहाँ मिलेगी या उस जगह मिलेगी जहाँ बन रही है? ये सच है कि आप अमेरिका के शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, शायद कई जगहों पे होगी, तो आपको एक बड़ी अच्छी लगी है बुशर्ट पसंद आई या वो स्वेटर पसंद आया, आपने उठाया, अच्छे दाम दे के ले रहे हैं, आप देखेंगे उसको लिखा है मेड इन लुधियाना, मेड इन जालंधर। तो अब ये जो मेड इन लुधियाना लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ये चीज़ें बन के लुधियाना गई। उसका जो मेन हब कहाँ होगा? यहाँ पर मिलेगा, उसके कई वैरायटीज़ मिलेंगे। तो वहाँ पे संस्कृत के कुछ अंश हैं, यहाँ भी अंश हैं, लेकिन संस्कृत रही कहाँ पे? ये तो बड़ी एक कॉमन सेंस की चीज़ थी। वहाँ भी कुछ कुछ इस सभ्यता के अंश हैं, यहाँ भी हैं, लेकिन रही कहाँ वो सारी की सारी संस्कृति? सारी की सारी भारतवर्ष में कंटिन्यूटी है कल्चर का। यहाँ तक प्रूव हो गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर भी वही प्रैक्टिसेस थी। वो कहते थे ये लोग हड़प्पा पे निवास करते थे, जिनको आर्यंस ने आके भगा दिया। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की भी प्रैक्टिसेस वही थी जो आर्यंस की बताई जाती हैं, और आज भी वो हैं। तो वो नष्ट कैसे नहीं हुई? वो कैसे लोग थे जो यूरोप गए, वहाँ की उन्होंने सभ्यता बदल दी, लेकिन यहाँ पे हड़प्पन्स को बड़े अच्छे से उन्होंने वही सभ्यता डेवलप करने के लिए कहा। तो अब ये प्रश्न उठे। तीसरी बात, युद्ध हुआ तो युद्ध का कुछ तो मिलेगा। खुदाई हुई, जितनी खुदाई हुई है, ये नहीं कि बहुत खुदाई हुई है, होनी बहुत बाकी है, पर खोदेंगे तो पूरे शहर के शहर डिग हो जाएंगे। जितनी भी खुदाई हुई है, एक दफन किया हुआ घोड़ा और एक यंग पर्सन जिसके साथ कोई भला बर्छी होगा, ये मिला है युद्ध के एविडेंस के नाम पर, जिस युद्ध का एविडेंस नहीं है। नहीं, आपके ऋग्वेद में तो लिखा है। अब श्री अरविंद यहाँ से कुंजी को खोलते हैं, कहते हैं ऋग्वेद में जिस युद्ध की बात की जा रही है, जिन दस्युओं की पनियों की बात की जा रही है, वे आंतरिक दस्यु और वे चोर हैं जो हमारे अंदर की संपदा को लूट लेते हैं। और जिन गायों की बात हो रही है, गो शब्द वो एक बहुत विशाल विषय, वी विल कम टू दैट। वो गो शब्द प्रकाश है, तो हमारे अंदर प्रकाश की शक्तियाँ और अंधकार की शक्तियों का युद्ध होता है। तो अब कोई पूछ सकता है कि लेकिन इसका प्रमाण क्या है? तो स्पष्ट कर लें, जब मैक्स मुलर ने अनुवाद करना शुरू किया ऋग्वेद और ये सारे युद्ध वुद्ध वगैरह उसमें आए,
तो बहुत सारी ऐसी वर्सेस हैं जिनको वो बिल्कुल ट्रांसलेट नहीं कर पाए, क्योंकि वो अजीबोगरीब लगने लगी। क्योंकि उनका जैसे आधार है कि घोड़े कौन है, ट्राइब्समैन इस पर जा रहे थे, तो एक जगह घोड़ों का डिस्क्रिप्शन आता है घृताश्नु। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? घोड़े जिनके पाँव में घी लगा है। अब ये कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो उन्होंने कहा बहुत सी हिम्स ऐसी हैं जो नहीं समझ में आती, ऐसे उन्होंने टाल दिया। श्री अरविंद कहते हैं बिल्कुल समझ आती है। अश्व शक्ति का प्रतीक है, जब शक्ति के साथ स्निग्धता, घृतम, जिस घृतम को डाल रहे हो, उन्होंने कहा इस घी को तुम लगाओगे। यही तो श्री अरविंद कहते हैं मुझे निरुक्त श्री कृष्ण ने दिया, और उस निरुक्त को तुम यूज करोगे, क्योंकि ग्रामर भी बहुत चेंज हुई है। उस निरुक्त को यूज करोगे तो वेदों में कंसिस्टेंट मीनिंग मिलता है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। तो ये सब जगह वही अप्लाई होता है कि हमेशा जब युद्ध कर रहे हैं तो इनर वार की बात करें, एकदम स्पष्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप बाहर के वार की बात करते हैं तो कई जगह तो चीज़ों थिंग्स मेक सेंस, बट मेनी प्लेसेस दे डोंट मेक सेंस। अब आप सोचिए, आपके इंद्र आपके लीडर हैं, आर्यन ट्राइब्समैन के लीडर हैं, तो उनकी आंखें सब तरफ हैं, अजीब लगते हैं ये इंद्र। तो ये जब आप इनर उसकी बात करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि एक ग्लोबल कॉन्शियसनेस है। रुद्र कौन है? रुद्र आपके अंदर जो शिव के ही अंश से निकली हुई, लेकिन वे शक्तियाँ जो अपने डिवाइन ओरिजिन की जगह एक उन्होंने बड़ा उग्र रूप ले लिया है, उनको शांत करना है। उनके साथ कई बार हमारे युद्ध होते हैं। तो जब ये अर्थ लगाया तो देखा एक भी ऋग्वेद की हिम आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं है। तो नेचुरली अब ऋग्वेद में से आपने जो बताया था युद्ध वगैरह, इसकी तो पूरा कोलैप्स कर गया, संस्कृत जीवंत हो उठी। फिर श्री अरविंद फिलोलॉजी के आधार पर कहते हैं कि तुमने तो कुछ यूरोपियन भाषाएं, खासकर ग्रीक से कुछ एक शब्द मिलाए। अब उनकी समस्या थी, लेकिन तमिल से तो नहीं मिलते हैं। पहली बात, तमिल से नहीं भी अगर मिलते हैं तो तेलुगु और मलयालम से बहुत मिलते हैं। 40-45% भाषा संस्कृत की है। लेकिन तमिल से भी, ये श्री अरविंद का एक सेमिनल वर्क है जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, उन्होंने तमिल और संस्कृत के बीच की मिसिंग कड़ी ढूंढी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप लैटिन को समझें, रूट्स को, तो आप देखेंगे कि कैसे संस्कृत और तमिल के बीच में कितनी समानताएं हैं। वो पुरानी संस्कृत है जिसको हम भूल चुके हैं। और ये जिनको डिटेल में ये सब वैदिक एंड फिलोलॉजिक स्टडीज श्री अरविंद का कलेक्टेड वर्क से एक वॉल्यूम है, जिस पर थोड़ी सी हम लोगों ने चर्चा की थी। तो बहुत मिलती है वो भी भाषा, लेकिन अब जो तमिल है और अब जो संस्कृत है वो एक बिल्कुल भिन्न है। तो ये एक बहुत बड़ा काम। श्री अरविंद ने तो यहाँ तक कहा कि अगर मैं कई अपने जब तमिलनाडु आए तो उन्होंने कहते कई जब मैं यहाँ के लोकल लोगों को देखता हूँ तो मुझे उनको देख करके मेरे बंगाल के लोग याद आ जाते हैं, विच इज़ सो ट्रू। अगर आप निष्पक्ष रूप से देखें, आप ये नहीं लाएं कि भाई ये तो काला है, तो आपको ध्यान दें, आप देखें कि फेशियल फीचर जो मिलते हैं। मुझे तो कई जो लोकल अपने तमिल भाइयों से मिलता हूँ तो मुझे तो पंजाबी याद आते हैं। मुझे लगता है एक ही टेम्परामेंट है इनका। दोनों से दोस्ती भी बड़ी अद्भुत है और दुश्मनी बड़ी अद्भुत है। आई फील दैट एक काइंड ऑफ क्लोजनेस जो बड़ी कॉम्पैक्ट है। पेट्रियोट्स भी हैं, बहुत पेट्रियोटिक हैं जो तमिल से हैं। पीपल डोंट नो, क्योंकि भाषा के आधार पर वो डिवाइड करना। तो ये सारी चीज़ों पे अब जो थ्योरी थी वो उल्टी पड़ने लगी, अंतिम कड़ी रह गई। पर सर, सरस्वती रिवर तो बहुत बार बोली गई है। उस नदी को तो आप ये नहीं कह सकते कि सरस्वती रियल नहीं है। बार बार सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी, जिसके समान कोई और नदी नहीं। तो अब वो जब सैटेलाइट गई स्पेस में, इमेजिंग हुई, तो लॉस्ट रिवर सरस्वती भी मिल गई। जहाँ उनका कोर्स होना चाहिए था वहीं पर है, लेकिन वो सूख गई। अब जब उसकी कार्बन डेटिंग हुई आइसोटोप के जरिए, आप ये भी जान सकते हैं कि कब सूखी। तो ये आता है कि करीब 400 से 6000 वर्ष ईसा पूर्व इट स्टार्टेड ड्राइंग, 6000 वर्ष ईसा पूर्व। सो वहाँ से फिर सिविलाइजेशन शिफ्ट शुरू हुआ और करीब 4000 वर्ष ईसा पूर्व ये ड्राई हो गई। अब तो बड़ी समस्या हुई। 1500 वर्ष पहले जो आर्यन आए, जिन्होंने सरस्वती के गुण ऋग्वेद में गाए, किस सरस्वती के गाए, जो
आपकी थ्योरी के अनुसार जो 1500 वर्ष ईसा पूर्व, जो सरस्वती 4000 वर्ष ईसा पूर्व सूख गई और ऋग्वेद की डेटिंग 8000 वर्ष ईसा पूर्व है, तो ये सारी जो थ्योरी थी एक ताश के पत्ते की तरह कोलैप्स हो गई। आज के समय में जब भी कोई डिबेट के लिए बुलाता है, आर्यन द्रविडियन डिवाइड के डिबेट पर, कोई भी एक भी जो वो अपने घेटोज में रहते हैं वो मिलना नहीं चाहते हैं किससे। मैं एक चैनल वाले को जानता हूँ जिसने 2 करोड़ का इनाम दिया कि कोई आके डिबेट करके अब प्रमाणित करे कि आर्यन इन्वेशन थ्योरी सही है। नहीं आते, वो अपने एलिट क्लब में बैठ करके डिस्कस करते हैं। गिव अप नहीं किया उन्होंने, पर संसार में जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उन्होंने इसको गिव अप कर दिया है। अर्थ इसका ये कि आर्यन भारतवर्ष के ही सेटलर्स थे, लेकिन ये सभ्यता से कहीं अधिक सांस्कृतिक बात का प्रमाण है। और वो सांस्कृतिक शब्द आर्य क्या होता है, हम लोग श्री अरविंद की वाणी से थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर वहाँ से हम टच करेंगे कि ये जो कहते हैं कि जो आर्यन इन्वेडर्स थे ये ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, जिन्होंने इम्पोज किया, जो लोकल थे उनको दलित और पिछड़ा बना दिया। ये सच है कि आर्यन कल्चर अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आप देखेंगे उनमें जिनमें ब्राह्मणत्व और क्षात्रत्व की अधिकता है और वैश्यत्व भी कहीं ना कहीं उनके अंदर आ गया है, ये सच है। और उसी में आप देखेंगे कि शूद्रत्व को उन्होंने जोड़ा है। तो अगर आप हायरार्किकली देखेंगे तो ये बात समझ आती है। तो देवर डिग्रीज ऑफ बीइंग क्लोजर टू द आर्य टाइप। आर्य कौन था? एक आदर्श नोबल, इस वर्ड का मतलब ही होता है नोबल, उदात्त। तो उन्होंने एक ऐसे मानव को सामने रखा एज एन आइडियल। अब हम लोग कहते हैं ना बच्चों को, कई बार अब नहीं कहते हैं, अब तो सब जो भाई जैसे चाहे करने दो। तो आइडियल करके हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग छोटे थे तो कहते हैं क्या मूर्खों जैसी बात कर रहा है, क्या तो मलेच्छ जैसा, मतलब ये कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि हम एक आदर्श की ओर वी यूज्ड टू लुक अप कि बनना कैसा है, राम जी जैसा। अरे हरिश्चंद्र की कहानी सुन सुन के बचपन से मैंने कहा ये क्या आइडियल है, ये तो बड़ा कठिन है। लेकिन अब वो चला जाता है, आपके खून में चला जाता है कि होना ऐसा चाहिए, राजा शिवी जैसा होना चाहिए। तो उन्होंने इस एक आदर्श रखा और वो एक सांस्कृतिक शब्द है कि ये संस्कृति आर्य सभ्यता, आर्य संस्कृति है। तो कौन है वो आर्य? संस्कृति की पहचान कैसे थी? ज्योग्राफिकल एरिया से नहीं थी, लेकिन सिर्फ इतना था कि इस ज्योग्राफिकल एरिया में विशेष रूप से इसको प्रिजर्व किया गया, डेवलप किया गया। तो इस सेंस में हाँ वो एक ज्योग्राफिकल थी, लेकिन इसका ना रेस से कोई मतलब था, इसका कोई फिजिकल फीचर से मतलब नहीं है, इसका किसी भी आपके बाहरी जो लेन देन व्यापार है, व्यवहार है, उससे मतलब नहीं है। ये मूलतः एक कल्चरल वर्ड है। और श्री अरविंद से बेहतर कौन हमको इसके बारे में बता सकता है। और क्यों मैं सीधा श्री अरविंद की रेफरेंस ले रहा हूँ, क्योंकि ना केवल वो योगेश्वर हैं, अगर हम उसको हटा दें वो एक व्यक्तिगत भाव हो सकता है। लैंग्वेज में, फिलोलॉजी में, खासकर जब आप संस्कृत और अंग्रेजी के कंपैरिजन की बात करते हैं और भी अन्य लैंग्वेजेस की, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे विश्व में आज तक जितने भी हुए हैं फिलोलॉजिस्ट, नोबडी कैन स्टैंड नियर। तो श्री अरविंदो को हम इसमें अल्टीमेट अथॉरिटी मान सकते हैं। अगर हम एक क्षण को छोड़ दें कि भाई ये तो डिवोटीज हैं श्री अरविंद के बारे में, 32 लैंग्वेजेस के ज्ञाता थे, ग्रीक में, फ्रेंच में, इटालियन में, स्पेनिश में वो काव्य लिख सकते थे, लिखे भी हैं उन्होंने कुछ एक। संस्कृत के तो उन्होंने ऋग्वेद और इन सबको ट्रांसलेट किया है, जिनको निरुक्त दिया श्री कृष्ण ने, यानी एपिस्टेमोलॉजी, ग्रामर कि ये रूट कैसे इसका पता करना है, क्योंकि वो रूट हम खो चुके थे। पाणिनि वगैरह ये तो मच लेटर है, 8000 वर्ष पहले जो भाषा यूज होती थी। अभी आप देखिए आज के बच्चे जो इंग्लिश बोलते हैं उनके माँ बाप नहीं जान पाते हैं। जब बच्चे कहते हैं डोंट फ्रीक मी आउट, अब माँ बाप कहते हैं क्या वर्ड है, हमने भी जाके एफएमसी में सीखा पहली बार फ्रीक आउट। ये फ्रीक आउट क्या वर्ड होता है, ये तो इतनी अंग्रेजी में जो लगता था अच्छी है। तो कहते नहीं, इसका मतलब मौज मस्ती करो, कुछ भी, इसमें बहुत कैटेगरी है एक। फ्रीक्ड आउट ऑल्सो मेंट 100 थिंग्स। तो हमने कहा अच्छा ये एक नया शब्द जुड़ा हमारे शब्दकोश में। तो ये तो कुछ एक जनरेशन की बात है। आप जब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में जनरेशन शिफ्ट होती है,
तो भाषाएं चेंज होती हैं। तो उनको वो निरुक्त दिया विच वॉज लाइक ए की, एक कुंजी थी। तो जब श्री अरविंद कह रहे हैं फिलोलॉजी की बात में तो अनक्वेश्चनेबल है, इवन योग के उसमें, क्योंकि उन्होंने सारे पथ चले, लेकिन चूंकि ये अभी हम लोग श्री अरविंद की बात नहीं कर रहे, तो मैं थोड़ा अपना लोभ संवरण कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने वास्तव में चाहे वो सनातन धर्म हो या योग हो, इन सभी में जो कुछ उन्होंने दिया है इट इज़ अनपैरेलल्ड। इफ फॉर नथिंग एल्स वी शुड बी ग्रेटफुल, कृतज्ञ कि आपने जो कुछ दिया। तो आर्य शब्द उन्होंने प्रारंभ किया था, जो जर्नल थी उसका नाम ही उन्होंने आर्य दिया था, हिंदू नहीं दिया था। हिंदू आया बाद में, और हिंदू का क्या हाल है जानते हैं, सबसे अहिंदू अगर ये शब्द कुछ हो, मतलब मैं कई लोग हिंदू, और श्री अरविंद भी लेके पढ़ते थे उस समय, जो उसकी ओरिजिनल फाउंडर फिलॉसफी थी वो कुछ और रही होगी, मैंने जो सुना है। लेकिन अभी उसमें वह सब कुछ है जो शायद कुछ बदला है, ऐसा मैंने सुना है कि कुछ सुर बदले हैं, लेकिन उन्होंने आर्य शब्द दिया था। तो उनसे प्रश्न किया, क्यों कि ये तो रेसिस्ट वर्ड है। तो श्री अरविंद इसका उत्तर दे चुके हैं। क्या कहते हैं, वेस्टर्न फिलोलॉजी हैज कन्वर्टेड इट इनटू ए रेशियल टर्म। ये समस्या हमारी नहीं, उनकी है। रेसिस्ट हो, आर्य। हाँ, an unknown ethnological quantity on which different speculations fix different values। अब ये unknown ethnological quality से मुझे, quantity से मुझे एक और बात याद आई। प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज क्या थी कोई नहीं जानता है, और इसके बारे में किसी ने बड़ा सुंदर एक बात कही। कहते हैं कि वो ऐसे कहते हैं कि वो प्रोटो इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज, जिसमें से एक तरफ यूरोपियन लैंग्वेज निकली, एक तरफ इंडियन लैंग्वेज निकली। आप कल्पना करें कि कोई कहे आपसे कि बीन्स, आलू, गाजर, दाल, चावल, घी कहाँ से आए, तो आप कहेंगे खिचड़ी से आए। तो आप कहेंगे मूर्ख, कहेंगे ना ये खिचड़ी से आए, खिचड़ी में सभी पाए जाते हैं। अरे वो खिचड़ी अगर थी भी तो बनी जब यहाँ के लोग वहाँ गए और मिलकर के एक भाषा निकली, जैसे हम लोग भी करते हैं कई बार। वो खिचड़ी भाषा होती है, वो ओरिजिनल नहीं होती है। वो भाषा का जो सम्मिश्रण, वर्ण संकर, ये सब जो होता है उससे होती है। इन्होंने उसको ओरिजिनल बना दिया। अब देखिए कॉमन सेंस की कमी। खैर, अब हम लोग यहाँ पे आ जाए। Now, even among the philologists, some are beginning to recognize that the word in its original use expressed not a difference of race but a difference of culture. For in the Veda, the Aryan peoples are those who had accepted a particular type of self-culture, of inward and outward practice, of ideality, of aspiration. एक उनका आंतरिक जीवन, बाहर की प्रैक्टिस, और एक आदर्श और एक अभिप्सा। अभी हम लोग इसी से डिस्टिंक्शन वाली चीज देखेंगे। द आर्यन गॉड्स वेर द सुपरफिजिकल पावर्स हु असिस्टेड द मॉर्टल इन स्ट्रगल टुवर्ड द नेचर ऑफ द गॉड हेड। ऑल द हाइएस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द अर्ली ह्यूमन रेस, इट्स नोबलेस्ट रिलीजियस टेम्पर, इट्स मोस्ट आइडियलिस्टिक वेलिटीज ऑफ थॉट आर समड अप इन दिस सिंगल वोकेबल। आप इससे उच्चतर किसी मनुष्य का कैसा हो सकता है? मनुष्य की बात हो रही है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो सिवाय इस एक शब्द के। अब मैं इसको विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, ये हम लोगों ने डील भी किया है, और ये श्री अरविंद के कलेक्टेड वर्क्स ऑफ श्री अरविंदो वॉल्यूम 13 में ये ऐसे मिल जाएगा, आर्या एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो लोग बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन अब देखिए, ये तो वेदों में ये था कि जो हमारी उच्चतम अभिप्सा है, अब हो सकता है कि वहाँ कुछ ही आर्य हों, लेकिन वो जो हम बनना चाहते हैं, इसको इस तरह से कहते हैं कि ऋग्वेद में मनुष्य के लिए एक आइडियल आदर्श रखा कि ये तुमको बनना है। इन लेटर टाइम्स द वर्ड आर्य एक्सप्रेस्ड ए पर्टिकुलर एथिकल एंड सोशल आइडियल। कौन थे ये आर्य जिनको इन्होंने ट्राइब्समैन बना दिया? ट्राइब्समैन मतलब घोड़ों पे चढ़ के जो ना जाने क्या क्या कर रहे थे। घोड़े भी चढ़ते थे क्योंकि वो अश्व फोर्स, वो घोड़े उन पर नहीं चढ़ते थे, मतलब ये कि वो अश्वारोही थे, शक्ति को वो संवरण करना जानते थे, उसको डिसिप्लिन करना जानते थे। जैसे
कल फिल्म थी ना मस्टैंग, वो शक्ति के नीचे दब के कुचल नहीं गए थे, तो वो अश्वारोही थे। अर शब्द ये दो धातु से, अर धातु जो है, आर्य शब्द अर धातु से आता है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का अग्रभाग। तो दे वर दी फोर रनर्स एंड लीडर्स ऑफ मैनकाइंड। अग्रभाग, हल का अग्रभार, तो सच है वो खेती करते थे। किसकी खेती करते थे? अपने ही प्रकृति, अपने ही अर्थ नेचर की जमीन को जोतते थे, ताकि उसमें जो दिव्यता के बीज हैं वो उग सकें। वो योद्धा भी थे, सोड के भी अग्रभाग को आप अर से ले सकते हैं। योद्धा भी थे, किससे लड़ते थे? अंधकार की शक्तियों से लड़ते थे, अंदर भी और बाहर भी। तो यहां पर आता है, इन लेटर टाइम्स द वर्ड आर्या एक्सप्रेस्ड ए पर्टिकुलर एथिकल एंड सोशल आइडियल। ये क्या आइडियल था? एन आइडियल ऑफ वेल गवर्न्ड लाइफ। कैंडर, मतलब आप ये नहीं कि मन में कुछ मोटिव है और बाहर में आप हंसी वो दिखा रहे हो। कर्टसी, नोबिलिटी, स्ट्रेट डीलिंग्स, करेज, जेंटलनेस, प्योरिटी, ह्यूमैनिटी, कंपैशन, प्रोटेक्शन ऑफ द वीक, liberality, observance of social duty, eagerness for knowledge, respect for the wise and learned, the social accomplishments, ये वो थे। अब नेचुरली सब लोग या तो थे नहीं इस तरह की, या नहीं बनना चाहते थे। अभी भी है ना, लोग कहते हैं कि अब हाल में बात हो रही थी सनातन धर्म का नाश, अब कौन ये चाहेगा? जो जान रहा है कि ये मेरे लिए बड़ा कठिन है, मैं तो बदमाश हूं। एक गुंडे का ड्रीम वर्ल्ड, क्या होता है गुंडे का ड्रीम वर्ल्ड? एक ऐसा आदर्श समाज हो जहां पुलिस ही ना हो। अब ये सत्य को आप एक हायर लेवल पे भी बोल सकते हो कि जहां चोर ना हो तो पुलिस की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कहेगा एक ऐसा आदर्श समाज जहां सबको स्वतंत्रता हो। किस बात की? अंडरस्कोर कर रहा है, ब्रैकेट में लिख रहा है, जिसको जितना लूटना उतना वो लूट जाए। अब वो कह नहीं रहा है। तो अब जहां भी किसी भी सभ्यता में इन चीजों पे अंकुश लगाया जाता है, संयम लगाया जाता है, तो अनार्य वो तो नहीं चाहेगा। ये यही चीज श्री राम समझाते हैं बाली को, जब बाली कहते हैं मुझे क्यों मार डाला आपने, मेरे से आपकी क्या दुश्मनी थी? सुग्रीव से अगर दोस्ती थी भी तो आपने तो मुझे मारना गलत था, ये कौन सा धर्म है? तो राम जी समझाते हैं तू तो खुद अधर्मी है, जीवन भर तूने अधर्म से जी के माइट इज राइट तो बिलीव करता रहा, आज तो धर्म की बात कर रहा है। तब वो बताते हैं कि धर्म क्या है। आर्य वहीं से आता है, नोबिलिटी। इट वॉज द कंबाइंड आइडियल ऑफ द ब्राह्मण एंड द क्षत्रिय। ये सच है कि जो वो, ये नहीं कि वो बाहर से आए, इसी में जो उच्च होके आर्य आइडियल की तरफ बढ़ते थे। और स्वाभाविक है कि समाज उनको, और सही है, क्योंकि एक आइडियल होता है जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो। अब किसको आप रिस्पेक्ट करते हो? मर्सिडीज में जो उतरता है, जिसके बैंक बैलेंस इतना है, वो बेटर सभ्यता है, या वो जहां विजडम को रिस्पेक्ट किया जाता है, जहां शौर्य को आदर दिया जाता है? तो आर्य सभ्यता में ज्ञान और शौर्य को आदर पूर्वक देखा जाता था, जिसमें ज्ञान का उच्चतम स्थान था। और इसीलिए हम देखें कि कुछ हद तक, और वहीं से थोड़ी डिक्लाइन भी शुरू हुई, कि इन्होंने स्वयं को थोड़ा सा अलग करना शुरू किया, क्योंकि वो देखते थे कि जब इंटरमिंगलिंग होती है ना, वर्ण संकर, तो समस्याएं होती हैं। यही अर्जुन की भी समस्या है। कहते हैं मैं तो लड़ूंगा युद्ध, सब नष्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो स्त्रियां बचेंगी वर्ण संकर होगा। तो श्री कृष्ण जी बड़े क्रिप्टिकली कहते हैं वो मैं संभाल लूंगा। वर्ण संकर क्या होता है? अभी भी आप देखें, मोनेस्ट्रीज होती हैं, कहीं पर भी आप चले जाइए, तो वहाँ एक जो दूसरे लोग हैं बाहर, दुनियादारी वाले लोग, उनसे इंटरमिंगलिंग ज़्यादा नहीं होती है। उतना होता है जितना आप एक अच्छा संबंध रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डर होता था कि ये कहीं लूज ना हो जाए, पतन ना हो जाए। वो तो श्री कृष्ण और श्री अरविंद ने एक ऐसा आइडियल दे दिया हमें कि अब नहीं, आप हर चीज में ला सकते हो, किंतु पहले ये आवश्यक था। इसीलिए ये इंटरमिंगलिंग अलाउड, जनरली डिस्करेज की जाती थी, आज तक ये की जाती थी। लेकिन इसका नुकसान भी था। इसका नुकसान ये था कि एक पूरा ग्रुप जो था वो अनार्य होके अनसिविलाइज्ड रह गया। इसीलिए नेचर इसको ज़्यादा समय स्वीकार नहीं करती है। इसीलिए ट्रोजन वार हुआ और पूरा प्रायम हार गया वो ट्रॉय। तो नेचर विल नॉट अलाउ दिस फॉर लॉन्ग, क्योंकि प्रकृति, सभी तो बच्चे हैं ना मनुष्य के, भगवान के, तो सबको विकसित होना है।
लेकिन ये किया गया था सेल्फ डिफेंस में। लेकिन धीरे धीरे इसने एक बड़ा एक्सट्रीम ऐसा रूप ले लिया जो विकृत रूप था निश्चित रूप से, फिर जन्मगत हो गया, ना कि कर्म और गुणवत। तो इस कारण ये टूट गया। लेकिन इसके ओरिजिन में क्या सत्य था, अभी भी कोई अगर प्रैक्टिस करता है आध्यात्मिक जीवन की या वो एक उच्चतर जीवन की, तो उसके साथ ये कहा जाता है कि हर किसी के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। हम छोटे थे तो हमें ये नहीं कहा गया, रेसिज्म ये सब नहीं पता था, पर हमें ये कहा जाता था कि ये जो मित्रता है ना ये अच्छी नहीं है। कोई अपने बच्चों को ये सलाह नहीं देता था कि ये शराबी कबाबी के जाके तो दोस्ती कर ले। हर पेरेंट्स यही कहता था जो अच्छे वो फॉलो कर रहे थे कि भाई इनके साथ आप उठोगे बैठोगे ना, बच्चे तेरे अंदर भी ये दुर्गुण आ जाएंगे। इसमें कोई रेसिज्म नहीं थी, इसमें एक गुडनेस के अंदर अपने को प्रिजर्व करने का भाव था, क्योंकि उनको पता है कि गिरना बहुत आसान है और होता भी है। मैंने खुद अनुभव किया था कि हमारे घर के आस पड़ोस हर तरह के लोग होते हैं, तो मुझे क्यूरियोसिटी होती थी। उनके साथ में क्रिकेट खेलता था, बाकी कोई खेल नहीं, क्रिकेट और फुटबॉल। तो एक दिन मुझे मन किया कि ये लोग बाकी भी क्या करते हैं, तो एक दिन मैं गलती किया कि क्यूरियोसिटी में कि ये देखूं, तो जो मैंने दृश्य देखा आई वॉज कन्फ्यूज्ड एंड शॉक्ड। मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा। तो उसमें से ही किसी ने कहा कि मुन्ना हम लोगों के बीच में तुम मत आना, तुम मत आओ यहाँ पर। पता नहीं क्या भगवान की वाणी थी। आज तक मेरे मन मस्तिष्क में उसकी छाप है कि वो क्या कर रहे थे जो कुछ मैंने देखा। पर इतना मुझे क्लियर हो गया कि ऐसे लोग हैं जिनका प्रभाव आपके जीवन पे बड़ा भयानक हो सकता है। तो इसलिए ये सेग्रीगेशन था। मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, कि कम से कम लोगों के लिए एक आइडियल तो रहे, आदर्श तो रहे, लिबरल के नाम पर सब कुछ जमीन पर ना आ जाए। अब यहाँ पर और उसके परिणाम हम देख रहे हैं, अभी कनाडा में हम देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं हम कि कन्फ्यूजन हो गया है। लिबरलिटी के नाम पे वही आप वापस खिचड़ी में सब ले जा रहे हो। एवरीथिंग दैट डिपार्टेड फ्रॉम दिस आइडियल, एवरीथिंग दैट टेंडेड टुवर्ड्स द इग्नोबल, शुद्रता, नोबल इज उदात, इग्नोबल मीन, क्या वर्ड है, संकुचित, स्वार्थ की एक एक्सट्रीम फॉर्म, ऑब्स्क्योर, ठीक से पता नहीं है क्या हम बोल गए ना, वो डेंगू मलेरिया, पता नहीं है क्या बोल रहे हैं मूर्ख माने जड़ बुद्धि, ये सब हम लोग कहते थे, जड़मती क्या बोल रहा है व्यक्ति को पता नहीं। पहले तो फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, लॉजिक देखो, मतलब कहां से आप एक तुलना। तो एनीवेज ऑब्स्क्योर, रूड, ये जो भी व्यक्ति बड़ा हुआ है थोड़ा, जब ये चीज़ें सिखाई जाती थी, हम लोग ये इस तरह से बड़े हुए थे। ये हमारे संस्कार जिसको कहते दिए जाते थे कि आप विरोध में कोई समस्या नहीं है, आप डिस्कस कर सकते हो, तर्क कर सकते हो, लेकिन आप रूड नहीं हो सकते हो। तर्क कर सकते हो, हमने बड़े तर्क किए हैं, लेकिन उसमें यह नहीं कि आप गाली गलौज, रूडनेस, भाषा कैसी भी यूज करो। क्रूएल और फॉल्स, झूठ बोलना बहुत बताया जाता है कि बहुत बड़ा पाप है। was termed अनार्यन। There is no word in human speech that has a nobler history। और इस शब्द को हम भूल गए हैं, कितना डिस्टॉर्ट हो गया है। अब हमें नाम लेने अगर कोई बोले हम आ रहे हैं तो अच्छा रेसिस्ट है। अगर हम बोलें कि भाई हम अमेरिकन हैं, ओह सो गुड, ये क्या है? वाइट ब्लैक इज रेसिज्म, आर्य अनार्य इज नॉट रेसिज्म, इट इज टू फॉलो ए ग्रेटर आइडियल। जब ये कहा जाता है कि आर्य है, इसका मतलब है कि हम कुछ चीजें हैं हम ये नहीं कर सकते हैं। आर्य शब्द का तो ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि अगर कोई आके आपको बोले हम आपको थोड़ा डेस्क के नीचे से पैसे देंगे, आप ये काम कर दें, तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, केवल ये कहना है कि हम आर्य हैं, और अगला बंदा कहे हम गलत जगह आ गए। आर्य स्वतंत्र, अनार्य स्वच्छंद, ताड़का अनार्य है, जहां चाहे विद्रोह कर रही है, पेड़ उखाड़ रही है, यज्ञ नष्ट कर रही है। मॉडर्न नक्सल्स अंडर मॉडर्न ताड़कास,
सुपर्णखा, लक्ष्मण जी चलो मेरे साथ, आपकी वाइफ तो वहां पर हैं, आप तो बड़े सांवरे सलोने हो, अब मेरा दिल आ गया आपके पास ऊपर, कम, मेरे भैया हैं, बहुत बड़ा उनका राज्य है। वो अनार्य है। दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। और देखो झूठ जाके क्या बोलती है, वो जाके बोलती नहीं है रावण को कि इसने मेरी नाक काट दी और आपकी बहन का, ऐसे नहीं बोलती है। उसको पता है कि रावण बोलेगा तूने किया होगा, कुछ गड़बड़ करती रहती है। उसको पता है रावण इससे उसको डांट देगा, दो चार बाण इधर से चला देगा। फॉल्सहुड देखो, जाके क्या कहती है, मैं तो उसकी पत्नी को प्रपोज कर रही थी कि मेरे भाई लंकापति हैं, और लेकिन भैया इतनी सुंदर है, ऐसी सुंदर नारी तो मैंने संसार में नहीं देखी, ये बोलती है वहां जाके। कोई रावण अपनी बहन को बचाने नहीं जा रहा था। बहन आ गई थी, मरम पट्टी करके अधिक से अधिक उसने एक एमिसरी भेज देता। रावण त्रिलोकाधिपति जाएगा अपनी बहन की नाक पर बदला लेने, इतना भी उसका कोई वो नहीं था। उसकी समस्या थी लस्ट। अच्छा ऐसी कोई नारी है और मैं उसको अधिकृत नहीं कर सकता हूं, अच्छा किया बहन तू रह, अब बाकी मैं देखता हूं। दैट इज द आर्य एंड अनार्य, जिसको रामायण महाभारत अनेकों अनेकों कथाओं में हमारे दर्शाया गया है। कहने की बजाय कि यू शुड डू दिस एंड डोंट डू दिस, क्योंकि जीवन ऐसा दो भाग में नहीं होता है। कहानियों के माध्यम से आर्य और अनार्य समझाया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसने भारतवर्ष की कहानियां नहीं पढ़ी हैं, वो कभी हिंदू को नहीं समझ सकता। मैं हिंदू वर्ड यूज कर रहा हूं एज एन एक्सचेंजेबल थिंग। आर्य सभ्यता हिंदू का बाहर के रीति रिवाज, घूंघट, पर्दा, सब जो टेम्पररी चीजें आई चली गई, इनसे कोई लेना देना नहीं है कि वो कितने व्रत उपवास कर रहा है। इसीलिए हिंदुइज्म में कोई बाहरी कन्वर्शन नहीं है। अगर आपको कन्वर्ट होना है तो बी कन्वर्टेड टू एन इनर आइडिया। देखिए आंतरिक आदर्श के प्रति जब आप कन्वर्ट हो जाते हो कि नहीं, ये जीवन जो मैं साथ जी रहा था ये जीवन नहीं, मुझे तो एक उच्चतम आदर्श का जीवन जीना है। जिस दिन रत्नाकर दलित है और क्या है साथ में, डकैत है, खूंखार आतंकवादी है, जिस दिन वो मन में प्रण कर लेता है नहीं मुझे तो एक उच्चतम आदर्श का जीवन जीना है, उस दिन से वो आर्य हो जाता है। उस दिन से उसकी पूजा होने लगती है। उस दिन से उसका स्थान महानतम कवियों में गिना जाता है। कोई नहीं पूछता कि वाल्मीकि की जात क्या थी। और वहीं रावण जो ब्राह्मण है, भक्त है, जब वो अपने अहंकार में आकर मदोन्मत्त होके यज्ञों को नष्ट कर रहा है, वेदों को डिस्टॉर्ट कर रहा है, उस दिन से वह जो आर्य था वो अनार्य हो जाता है और विनाश का द्वार खोल लेता है। नमस्ते।